एक घने जंगल में पिग्गी रहता था। वो जंगल की एक जगह घास चरता था और जब पेट भर के खा लेता था तो खुशी से गाना गाता था। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर घास उगना बंद हो गया और पिग्गी को भूखा रहना पड़ा। पिग्गी यहाँ वहाँ खाने की तलाश करने लगा, लेकिन उसको वैसा खाना नसीब नहीं हुआ। एक दिन, अरे पिग्गी भाई, तुम तो मोटे तगड़े थे, अब क्या हुआ? दुबले पतले लगने लगे हो, खाना नहीं खा रहे हो क्या? हाँ रिंकी भाई, मेरे खाने के मैदान में घास उगना बंद हो गया है। मुझे वैसा स्वाद चखने को नहीं मिल रहा है, इसी वजह से खाने में मन नहीं लगता। पहले मैं खुशी से गाना गाता था, अब तो बोलती बंद हो गई है। अगर ऐसा है तो सुनो, मैं तुम्हें रात में बढ़िया सी जगह लेकर जाऊंगा। वहाँ मैं रोज रात को जाता हूँ और ताज़ा ताज़ा फसल खा कर आता हूँ और अपनी सेहत बनाता हूँ। ठीक है, चलेंगे साथ में। रात होते ही पिग्गी को लेकर रिंकू गेंडा एक जगह जाता है और वहाँ की ताज़ा फसल देखकर पिग्गी बहुत खुश हो जाता है और फिर दोनों बहुत मजे से फसल खाते हैं और वापस चले जाते हैं। वाह रिंकू भाई, तुम्हारे कारण मुझे इतने दिनों बाद असली स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। और फिर दोनों चुपचाप रात में फसल खाते थे और पिग्गी फिर से सेहतमंद होने लगा। अब मेरा जब पेट भर जाएगा तो मैं गाना गाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी पिग्गी भाई। और उस रात भी दोनों बहुत इत्मीनान से अपना पेट भरकर फसल खा लेते हैं। वाह, अब मेरा पेट भर गया, अब मैं गाना गाऊंगा। अरे पागल हो गए हो क्या पिग्गी? अभी इस समय यहाँ गाना गाना खतरे से खाली नहीं होगा। कोई खतरा नहीं है, हर दिन हम खा रहे हैं और मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं खाना खाने के बाद गाऊंगा। अरे तो यही इसी वक्त गाओगे, ऐसा नहीं कहा था? तुम्हारा शोर सुनकर शेर या फिर आदमी आ जाएगा और तुम्हारा पिटाई कर देंगे। शोर नहीं करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ और मैं जब भी खाना खाता था गाना गाता था। अब मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझसे रुका नहीं जा रहा है। ये मरवाएगा। वो वहाँ से भाग जाता है और पिग्गी गाना गाता है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर शेर आ जाता है और उसका शिकार कर लेता है। अपनी नासमझी के कारण मारा गया। पिग्गी को एक अच्छा दोस्त मिला था जो उसको सही बात समझा रहा था, लेकिन पिग्गी अपनी नासमझी के कारण उसका कहना नहीं मानता और आखिर में अपनी जान गवा देता है। एक गांव के जंगल में पिंटू गेंडा रहता था। उसे अपने नाक की सींग पर बहुत घमंड था। जब भी वो अपनी नाक की सींग देखता उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पिंटू को अपनी मोटी खाल पर दुख होता था। वाह, क्या नाक की सींग मेरी! ऐसी बड़ी बड़ी सींग के लिए तो बहुत सारे गेंडे तरसते हैं। मेरी जैसी सींग तो अच्छे अच्छे अमीर गेंडों के पास नहीं होती है, लेकिन मेरी खाल इतनी मोटी क्यों बना दी समझ नहीं आता। काश मेरी खाल पतली होती तो ये सींग और भी खूबसूरत लगती। एक दिन उस गांव के जंगल में शेर घुस आता है और वो वहाँ के जानवरों के ऊपर हमला करके उन्हें नुकसान पहुँचाने लगता है, जिससे सभी जानवर शेरा से बहुत डर जाते हैं। अरे ये शेरा कहाँ से आ गया है? वो तो बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। कल मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया और मेरा सारा पैसा लूट लिया। ऐसे ताकतवर जानवर से तो मेरा कभी सामना नहीं हुआ। अगर ऐसा वो तुमको हरा सकता है भल्लू भाई, तो मुझ जैसे छोटे जानवरों को तो ये गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। ये सब पिंटू सुन रहा था। तब छोटू की नजर उस पर पड़ती है। पिंटू भाई, उस मुसीबत से तो तुम ही बचा सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ छोटू, बताओ मुझे। तुम्हारी खाल इतनी मोटी है कि वो तुम पर अगर हमला भी करेगा तो उसके हमले का तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। फिर हम सब उसको मिलकर पकड़ लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो छोटू? तो क्या मेरी मोटी खाल का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं पिंटू, छोटू तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा है।
वो सही कह रहा है। तुम्हारी मदद से हम उस शेरा को पकड़ लेंगे। और फिर सभी जानवरों की बात सुनकर पिंटू उनके साथ शेरा को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर पिंटू अकेला गांव के सुनसान इलाके में घूमता रहता है। उसी समय शेरा आ जाता है। वाह, आज तो मोटी खाल वाला आया है। इसको हराने में मजा आएगा। शेरा को देखकर पिंटू डर जाता है। शेरा उसको पकड़ने के लिए भागता है और तुरंत ही झपटा मारता है। शेरा के तेज धार वाले नाखून उसकी मोटी खाल से टकराते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अरे ये क्या, इस पर तो मेरे हमले का कोई असर नहीं हो रहा है। शेरा बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो पिंटू का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तभी पिंटू एक तरफ भागता है और शेरा पर मोटा सा जाल आकर गिरता है और शेरा पकड़ा जाता है। वहाँ के जानवर तुरंत पेड़ों और झाड़ियों के पीछे से आते हैं और शेरा की पिटाई कर देते हैं। शेरा भाग खड़ा होता है। अब मैं इस गांव की तरफ मुंह मोड़ कर भी नहीं देखूंगा। वाह पिंटू भैया, तुम्हारे कारण गांव का भला हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस खाल को देख दुखी होता था वो मुझे इज्जत दिलाएगी। इस तरह से पिंटू गेंडे को ये समझ आ जाता है कि जो चीज काम की नहीं होती है वो सुंदर तो दिख सकती है, लेकिन उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी खूबी किस बात से है ये पहचानना चाहिए। महानगर शहर में भल्लू भालू की कपड़े धोने की दुकान थी। वो हर दिन अलग अलग जानवरों की कपड़ों की भारी भरकम गठरी लेकर जाता था। दिन भर काम करने की वजह से वो थक भी जाता था। तो पिग्गी एक दिन कहता है, भल्लू भाई, इतनी बारिश में भी तुम इतने साफ कपड़े धोकर ला रहे हो और सब के सब सूखे हैं। तुम्हारे काम की जितनी तारीफ करूँ कम होगी। पिग्गी भाई, ये तो मेरा काम है। अगर मैं अपने काम में ईमानदारी नहीं रखूंगा तो कैसे चलेगा। अच्छा, अब मैं दूसरों को कपड़े देने जा रहा हूँ। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और भल्लू बूढ़ा होने लगता है। वो अब पहले जैसे बोझ नहीं उठा पाता था और बीच बीच में आराम करने के लिए बैठ जाता था। थोड़ी चाय पी लेता हूँ जिससे थोड़ी फुर्ती आ जाएगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और भल्लू गर्मी में कपड़ों का बोझ लेकर जाता रहता है, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से उसे चक्कर आ जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे से निकलने की वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। अरे भल्लू, तुम इतने गहरे गड्ढे में। फिर पिग्गी बहुत दुखी हो जाता है। भल्लू, अब तो लगता है कि तुम ऐसे ही गड्ढे में फंसे रहोगे। इस गड्ढे को गहरा खोदा गया है, इसलिए ध्यान से देखो। आसपास बहुत मिट्टी है। तुम उस मिट्टी को वापस गड्ढे में गिराओ। अरे क्या बोल रहे हो? ऐसे तो तुम दब जाओगे। नहीं, यही एक तरीका है मेरे बचने का। और फिर भल्लू के कहने पे पिग्गी गड्ढे में मिट्टी गिराने शुरू कर देता है और भल्लू अपने ऊपर गिरी मिट्टी को झटके से गिरा देता था और उस पर चढ़ जाता था। इस तरह से जितनी मिट्टी पिग्गी गड्ढे में गिराता, भल्लू उतनी मिट्टी से गड्ढा पाटने लगा। हर बार मिट्टी बढ़ती गई और भल्लू भी उसी मिट्टी के सहारे ऊपर खड़ा होता गया। और जैसे जैसे बाहर की मिट्टी गड्ढे के अंदर गिरती गई, वैसे वैसे भल्लू गड्ढे में ऊपर उठता गया और फिर वो गड्ढे से बाहर आ गया। वाह भल्लू, तुम तो बहुत समझदार निकले। इतनी बड़ी मुसीबत में भी तुमने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। पिग्गी, तुम्हारा मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। और इस तरह से भल्लू गहरे गड्ढे में गिरने के बाद भी अपना धीरज नहीं खोया। वो स्थिति को अच्छे से परख कर अपनी समझबूझ का सहारा लेकर उस मुश्किल गड्ढे से बाहर निकल आया। मुसीबत में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। सुंदर शहर के जंगल में एक दिन
घमंडी सींगू गेंडा घूम रहा था। सींगू अपनी ताकत का बहुत घमंड करता था और अपने से छोटे जानवरों को बहुत तंग करता था। सींगू शहर के बीच बने एक बगीचे में जाता है। वहाँ पर उसे आम के फलों का एक पेड़ दिखाई देता है। वो उसके पास पहुँचता है और वहाँ पर बैठी हुई चिड़िया को धमकाते हुए कहता है, ये चिड़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आया हूँ, चल मुझे पेड़ के फल तोड़ कर दे। सींगू भैया, मैं यहाँ फ्री में फल नहीं बांट रही हूँ, आपको पैसे देने होंगे। तू मेरा आदेश नहीं मान रही है? तेरी इतनी हिम्मत? अरे, आप मुझसे बिना वजह झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आप फल खरीद कर भी खा सकते हो ना, मैं आपको तोड़कर ऐसे कैसे दे दूं? तू पिद्दी सी चिड़िया, तुझे अभी मैं मजा चखाता हूँ। और सींगू एक ही बार में चिड़िया के पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। मुझसे पंगा ले रही थी, अब तो मैं तेरे फल ऐसे ही फ्री में खाऊंगा। सींगू फल खाकर वहाँ से चला जाता है। शहर में एक जगह चींटी रहती थी। वो हर दिन अपने खाने के लिए शक्कर उठाकर घर जाती थी। सींगू उसको देख लेता है और उसको रोक कर धमकाता है, ये चींटी, मुझे तू अब से अपनी आधी शक्कर दिया करेगी, नहीं तो मैं तुझे कुचल दूंगा। सींगू भैया, मैं गरीब चींटी हूँ, मेरे और मेरे परिवार के लिए शक्कर लेकर जा रही हूँ। आप इतने ताकतवर है, आपका इतनी सी शक्कर खाकर क्या पेट भरेगा? मुझे खाने के बाद मीठा खाने की आदत है, जितना कह रहा हूँ कर, नहीं तो कुचल दूंगा। चींटी वैसा ही करने लगती है जैसे उसको सींगू ने कहा था। इसी वजह से उसके घर में खाने की कमी हो जाती है और वो अब कमजोर होने लगती है। कमजोरी की वजह से एक दिन चींटी बहुत बीमार पड़ जाती है और मुश्किल से शक्कर उठाकर आ रही थी, तो उसको सींगू रोक लेता है। चींटी, आजकल तो तू मुझे बहुत कम शक्कर दे रही है, तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम कितने निर्दयी हो सींगू, तुम मेरी हालत पर तरस नहीं आता है? तुम जैसे छोटी जानवरों की हालत पे मुझे कोई तरस नहीं आता है। तुम लोग मेरी गुलामी करने के लिए ही हो, तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर चींटी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो उछलकर सींगू गेंडे की नाक में घुस जाती है। सींगू बहुत परेशान हो जाता है, उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस छोटी सी चींटी ने मेरा दम घोंट कर रख दिया है। मुझसे माफी मांग सींगू, नहीं तो मैं तेरी नाक से नहीं निकलूंगी। अरे, मुझे माफ कर दे। चींटी उसकी नाक से बाहर आ जाती है। अब तुझे समझ आया कि अपनी ताकत पर घमंड करना कितना हानिकारक हो सकता है। अब से मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, किसी को कमजोर नहीं समझूंगा। हर किसी के पास अपनी अपनी ताकत होती है। फिर सींगू किसी भी जानवर को तंग नहीं करता है। अब वो समझ गया था कि कौन किस समय पर कैसी ताकत दिखा दे, ये कोई नहीं जानता है। विनमय जंगल में भल्लू भालू और पिट्टू बंदर रहते थे। दोनों में बहुत कंपटीशन की भावना थी। जहाँ भल्लू बहुत ताकतवर था और बड़े बड़े पेड़ों को हिलाकर शहद का छाता तोड़ देता था, पिट्टू ऊंची ऊंची छलांग लगाकर फल तोड़ देता था। पिट्टू, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। हाँ, तो क्या हुआ, तुम कौन से मेरे जैसे पेड़ से फल तोड़ लेते हो? मुझसे मुकाबला करो, जो जीतेगा उसका नाम होगा। ठीक है। दोनों तोता के पास जाते हैं। तुम दोनों की काबिलियत अलग अलग है, इसमें मुकाबला क्यों? मुकाबला तो बनता ही है तोता जी, आखिर ये मुझे चिढ़ाता है। ये भी मुझे नीचा दिखाता है। मुकाबला तो अब होके ही रहेगा तोता भाई, आप जीत और हार का फैसला करना। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक ही चैलेंज दूंगा, उसको तुम्हें पूरा करना होगा। तुम दोनों नदी के पार जाओ और मेरे लिए बड़े पेड़ का अमरूद तोड़ कर लेकर आओ। मैं अमरूद खाने के बाद बताऊंगा कि ये कंपटीशन कौन जीता। मंजूर, मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे, तू क्या जीतेगा, तू तो आधे रास्ते में ही थक जाएगा, जीत तो मेरी ताकत की ही होगी। फिर दोनों नदी के पास पहुँच जाते हैं। बंदर नदी के धारा देखकर डर जाता है। नदी तो बहुत तेज बह रही है, इससे मैं पार कैसे करूँगा?
तुम नदी पार नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर अकेले नदी पार कर दूंगा तो तोता भाई के सामने तुम कहोगे कि तुम्हें पूरा मौका नहीं मिला। वो तो मैं कहूँगा ही। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ जाता हूँ। हाँ, बैठ जाओ। फिर भल्लू पिट्टू को पीठ पर बिठाकर नदी के पार चला जाता है। नदी के पार पहुंचने के बाद अरे यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेड़ अमरूद का है? मुझे तो यही नहीं पता कि अमरूद का पेड़ दिखता कैसे है। मुझे पता है कौन सा पेड़ है अमरूद का, और मैं पेड़ पर चढ़कर दूर तक देख सकता हूँ कि वो कहाँ है। लेकिन अगर मैं अकेला फल तोड़ कर ले आऊँगा तो तुम तोता भाई से कहोगे कि मैंने तुम्हारी मदद का मोल नहीं चुकाया। हाँ, वो तो मैं कहूँगा ही। अब तुम अमरूद के पेड़ को देखो कहाँ है। और पिट्टू पेड़ पर चढ़कर पेड़ का पता लगा लेता है और फिर दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। पिट्टू पेड़ पर चढ़ जाता है और अमरूद तोड़ने लगता है। भल्लू उसी पेड़ को जोर जोर से हिलाता है और अमरूद अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। पिट्टू और भल्लू अमरूद इकट्ठा करते हैं और दौड़ दौड़ कर नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे, अगर मैं नदी पार करूँगा तो अमरूद कैसे पकड़ के रखूँगा? मैं अमरूद तो पकड़ सकता हूँ, लेकिन नदी पार नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर भल्लू अपने अमरूद पिट्टू को दे देता है और पिट्टू उसकी पीठ पर बैठ जाता है और फिर दोनों नदी पार करते हैं और वहीं पर तोता आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे अमरूद! अब बताओ कि किसकी कितने अमरूद है? ये तो मैं अब नहीं बता सकता कि किसके कितने अमरूद है। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि किसके कितने अमरूद है। ये तो सब मिल गए हैं। तो फिर विजेता किसका बनाओ? अगर पिट्टू नहीं होता तो मैं अमरूद के पेड़ को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन अगर भल्लू नहीं होता तो मैं तो नदी भी पार नहीं कर सकता। तो फिर तुम दोनों में मिलजुल कर अपनी अपनी खूबी के हिसाब से ये एक काम करके आए हो। हाँ, मेरी खूबी और भल्लू की खूबी मिलकर काम करे, तभी हम ये अमरूद लेकर आ पाए। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम सब में कोई न कोई कमी भी रहती है। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने जो चैलेंज दिया था वो तुम्हें यही समझने के लिए था कि हमें अपनी अपनी खूबी में घमंड नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। और फिर भल्लू और पिट्टू में अच्छी दोस्ती हो जाती है। किसी गांव में रघु नाम का एक भालू बच्चा रहता था। उसका पढ़ाई लिखाई में जरा भी मन नहीं लगता था। पढ़ाई के नाम से बचने के लिए वह बहुत कुछ करता था। उसकी बहन पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी और वह अपने घर वालों की बात भी मानती थी। बेटा रघु, जितना खेलना कूदना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना भी जरूरी है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, हर समय बस खेलते ही रहोगे और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करोगे तो तुम बड़े होकर कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा, खेलने के साथ पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दो तुम। मम्मी, आप भी ना, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। जब भी मैं पढ़ने लिखने के लिए बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है और मेरा सिर दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। भैया, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पढ़े, मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपको ना सारी पढ़ाई समझ में आने लगेगी, जैसे मुझे आती है। पता है, मुझे पढ़ते हुए जरा भी नींद नहीं आती, बल्कि मुझे तो पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर रघु का दोस्त गोलू नेवला आ जाता है। अबे रघु, चलो खेलने चलना नहीं है क्या? हाँ गोलू, रुको, मैं अभी आया। ऐसा कहकर वह अपने दोस्त गोलू के साथ खेलने के लिए चला जाता है और उसकी मासूमन ये देखकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन रघु और आरती स्कूल जाते हैं। बच्चों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। पता है, प्रिंसिपल सर ने आप सभी बच्चों के लिए हमारे
हमारे स्कूल में आज से लाइब्रेरी ओपन करा दी है। आज से आप सभी बच्चे लाइब्रेरी जाकर उसमें बुक्स पढ़ सकते हैं। ये बच्चे सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर रघु को तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। मैडम सभी बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाती है और सभी बच्चे अब किताब लेकर बैठकर उसे पढ़ने लगते हैं, मगर रघु को इतनी सारी बुक देखकर सर चकराने लगता है। यहाँ तो बस किताब ही किताब है, कुछ खेलने के लिए तो नजर ही नहीं आ रहा। मेरा तो यहाँ पर सर दर्द कर रहा है। तभी वहाँ पर मैडम आ जाती है और रघु से कहती है, बेटा रघु, तुम कोई किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी बुक देती हूँ जिसे पढ़कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये लो रघु, हमारे इतिहास से जुड़ी बुक, इसे पढ़ो तुम। रघु का मन नहीं था, पर फिर भी वह बुक लेकर उसे पढ़ना शुरू करता है। थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते रघु को वो किताब अच्छी लगने लगती है और वह बुक पढ़ते पढ़ते समय कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। रघु घर जाता है। चलो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आ जाओ खाना खा लो। खाना खाते हुए रघु कहता है, मम्मी, आज मैंने हमारे इतिहास से जुड़ी एक बुक पढ़ी और उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या सच में रघु? हाँ मम्मी, आज तो भैया ने पूरी किताब पढ़ डाली। ये तो बहुत अच्छी बात है रघु बेटा, तुम्हें ऐसी ही बुक्स पढ़नी चाहिए, तुम्हें और भी जानकारी मिलेगी अपने इतिहास से जुड़ी। हाँ मम्मी, मैं कल भी लाइब्रेरी जाकर और बुक्स पढ़ूंगा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। अब रघु रोज लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने जाने लगा, जिससे उसका पढ़ाई का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और वो खेलने कूदने पर भी कम ध्यान देने लगा। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो, सुबह सुबह बर्गर खा लो। हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो,
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी। अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मधुपुर के घने जंगलों में पीलू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ और अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती थी। लेकिन इसी जंगल में टोनी नाम का एक ईगल था जो बहुत बदमाश था। ये ईगल दूसरे पक्षियों के बच्चों को किडनैप करके ले जाता था। सभी पक्षी इस ईगल से डरते थे। टोनी की निगाहों से बच्चों को बचाना बहुत कठिन था, लेकिन पीलू चिड़िया और उसका पति हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते थे और उन्हें अपने घोंसले में छुपा कर रखते थे। ऐसे ही समय बीतता चले गया और पीलू चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए। वो अब स्कूल जाने लगे थे। बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो और स्कूल जाने लगे हो। मुझे अब तुम्हारी चिंता होती है कि कहीं टोनी ईगल आकर तुम्हें उठा न ले जाए। इसलिए अब तुम दोनों सावधानी से स्कूल जाना और सावधानी से घर वापस आना। अगर कोई तुम्हें कुछ खाने के लिए दे तो मत खाना। दोनों बच्चे स्कूल को जाते हैं और स्कूल जब खत्म हो जाता है तो वे लोग स्कूल के बाहर ही खड़े रहते हैं। तभी वहाँ पर टोनी ईगल उतरता है। बच्चों, तुम लोग बहुत देर से यहाँ खड़े हो। तुम्हें जरूर भूख लग गई होगी। चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। नहीं, हमारी माँ ने मना किया है कि किसी भी अनजान चिड़िया से कुछ नहीं खाना। उसी समय पीलू चिड़िया वहाँ पर आती है। उसको देखकर टोनी ईगल वहाँ से तुरंत भाग जाता है। पीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घर लेके आ जाती है। घर पहुंचकर दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, आप जब नहीं पहुंची थी तब वहाँ पर एक ईगल आए थे और हमें बार बार कुछ खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं लिया। आप जैसे ही वहाँ पहुँची तो वो तुरंत उड़ गए। पीलू चिड़िया सोचती है कि वो जरूर टोनी ईगल ही होगा जो उसके बच्चों को किडनैप करने वाला था। पीलू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो डर जाती है। डर के कारण वो अपने एक दोस्त चीचू कौवे के पास जाती है। चीचू, आज जब मेरे बच्चे स्कूल के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे तभी वहाँ पर टोनी ईगल आया। वो उन्हें कुछ खाने के लिए कह रहा था। अगर वो कुछ खा लेते और बेहोश हो जाते
तो टोनी ईगल उन्हें किडनैप करके ले जाता। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कुछ आइडिया बताओ ना। टोनी ईगल बहुत बदमाश है, वो बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही किडनैप करता है, वो बहुत खतरनाक है। एक आइडिया है, तुम अपने बच्चों को एक पासवर्ड बताओ, फिर जब उन्हें कोई भी लेने के लिए आए तो वो बच्चे उससे वो पासवर्ड मांगेंगे। अगर वो पासवर्ड सही बताता है तो बच्चे उसके साथ चले जाएं, नहीं तो। ऐसा कहकर कौवा चुप हो जाता है। पीलू चिड़िया घर पहुंचकर अपने दोनों बच्चों के कान में एक पासवर्ड बोलती है। जब भी तुम्हें कोई लेने आए तो उससे ये पासवर्ड पूछना, अगर वो पासवर्ड गलत बताए तो उसके साथ नहीं जाना। टोनी ईगल उन दोनों बच्चों पर निगाह रखता है और सोचता है, इन बच्चों की माँ बहुत शातिर है, इन बच्चों को बहुत अच्छे से बचा के रखी है, लेकिन मैं भी जानता हूँ इनको कैसे किडनैप करना है। ऐसे ही एक दिन पीलू चिड़िया के दोनों बच्चे स्कूल के बाहर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर टोनी ईगल पहुँचता है। बच्चों, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है, चलो मेरे साथ। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। माँ ने आपको एक पासवर्ड बताया होगा, वो पासवर्ड हमें बताइए। तुम्हारी माँ ने मुझे एक पासवर्ड बताया तो था, लेकिन वो मैं भूल गया हूँ। चलो, बहुत देर हो रहा है, तुम्हारी माँ फिक्र कर रही होगी, मेरे साथ चलो। बच्चे ईगल के साथ जाने से मना कर देते हैं। ऐसा देखकर टोनी ईगल को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों बच्चों को जबरदस्ती पकड़ लेता है। दोनों बच्चे डर के कारण मदद के लिए चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, ये चील हमें किडनैप कर रही है। बच्चों की चीख को सुनकर वहाँ पर तुरंत ही पुलिस पहुँच जाती है। टोनी ईगल पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी ईगल आखिरकार पुलिस से पकड़ा जाता है और पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। इसके बाद पीलू चिड़िया को उसकी होशियारी के लिए इनाम दिया जाता है। इस तरह से पीलू चिड़िया की समझदारी के कारण जंगल से टोनी ईगल का खौफ खत्म हो जाता है। अब जंगल के बच्चे हंसी खुशी खुलेआम खेल सकते थे।